दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे नागरिकता। आखिर नागरिक क्या होता है, हमारा कानून, हमारा संविधान नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान करता है, संविधान में किन किन अनुच्छेदों में, किन किन आर्टिकलों में नागरिकता का वर्णन किया गया है, और संसद ने जो नागरिकता संबंधित एक अधिनियम बनाया जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो हेडिंग डालिए नागरिकता यानी सिटीजनशिप। दोस्तों अगर हम नागरिकता की बात करें, इसे हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा। हमने नागरिक को समझा, एनआरआई समझा यानी अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति, समुद्री पार नागरिक, ये सब चीज़ें किन्हें कहते हैं, हमने इन सब चीज़ों को विस्तार से समझा। आज हम यह समझेंगे कि जो हमारा संविधान है उसमें नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान किए गए, है ना। अगर हम नागरिकता की बात करें, नागरिक की बात करें, क्या नागरिक, सिटीजन, दोस्तों वह मानव या वह व्यक्ति जिसे किसी देश के संविधान से या कानून से राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मानव को हम नागरिक कहते हैं। फिर सुनिए, वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक और संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिक कहलाता है, उसे उस देश का नागरिक कहते हैं। कानूनी अधिकार से क्या तात्पर्य है दोस्तों? जैसे मतदान करने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना, ये सब किसी देश के नागरिक होने के नाते उसे प्रदान किए जाते हैं उस देश के कानून के द्वारा। दोस्तों अगर नागरिकता के बारे में हमारे संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया है, तो हमारे संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। क्या कहता है भाग 2? नागरिकता। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद दोस्तों 5 से लगा के 11 तक इन अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। इन्हीं अनुच्छेदों को हम विस्तार से समझेंगे और समझेंगे कि अगर इन अनुच्छेदों में नागरिकता का क्या उल्लेख, संविधान में क्या बातें कही गई हैं, वो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुई, है ना। हम इसके बाद इसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 जो संसद ने बनाया, इसमें 2019 में जो संशोधन हुआ, आखिर वो क्या कहता है ना। तो हम पहले एक एक करके इन अनुच्छेदों को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है दोस्तों? हमारा संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसके अगर हम इसकी बात करें कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, है ना, तो यह कहता है कि कोई व्यक्ति, संविधान का प्रारंभ यानी कब? 26 जनवरी 1950 का कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। कब से जन्मा?
26 जनवरी 1950, अगर उस व्यक्ति का भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म होता है तो वह जन्म के बाद ही भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। जन्म के आधार पर नागरिकता कब क्या कहता है? जन्म के आधार पर नागरिकता, लेकिन इसमें शर्त क्या है? उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद होना चाहिए। दूसरी बात कहता है, वो यह कहता है आर्टिकल 1 कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ और उसके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं, भारत में जन्मे हैं, तो उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात माता पिता के जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर नागरिकता, है ना। कोई व्यक्ति तो उनके माता पिता भी, अगर माता पिता भारत में जन्मे हैं तो उस व्यक्ति को भी भारत का क्या मान लिया जाएगा? नागरिक मान लिया जाएगा। इनका जन्म भी अगर भारत में हुआ तो इसे भी क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो आर्टिकल हमारा तीसरा कहता है, अनुच्छेद 1 का तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, जब ना उनके माता पिता भारत में जन्मे हैं ना वो व्यक्ति भारत में जन्मा है, अगर वो भारत में 5 साल से स्थायी तौर पर निवास कर रहा है, कितने साल से? 5 साल से, निवास कर रहा है, तब भी उसे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब? वो यही कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ जिस दिन, उस दिन की बात करता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पर हम किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माने। तो कहता है कि अगर वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे हैं, वो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट कहता है अगर वो व्यक्ति ठीक है नहीं जन्मा, उनके माता पिता का जन्म भारत के किसी क्षेत्र में हुआ है, तब भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जो संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व 5 वर्ष से स्थायी तौर पर भारत में निवास कर रहा है, तब भी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? हम थोड़ी से साफ कर लें। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है आर्टिकल 6। क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उससे संबंधित नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है। किसमें प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले
लोगों लोगों के लिए नागरिकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ दोस्तों कि भारत के विभाजन के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को आना चाहता है तब भी उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। शर्त है कि उस व्यक्ति को 19 जुलाई 1948 उस व्यक्ति को 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत में आ जाना चाहिए। कब आना चाहिए? 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ जाना चाहिए। भारत विभाजन कब हुआ था? 15 का 1947, है ना, स्वतंत्र हुआ था। विभाजन की बात करें तो 3 1900 हुआ था। तो तब भारत विभाजन हुआ। तो विभाजन किसे कब तक? 19 जून 1948 तक। इस तारीख तक उन्हें पाकिस्तान से भारत में आ जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति 15 जून 1948 तक भारत में आते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये आर्टिकल कितना कहता है? आर्टिकल 6 बोलता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 7 आर्टिकल 6 का सिर्फ उल्टा है। अनुच्छेद 6 का उल्टा है अनुच्छेद 7। इसमें बोलता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता। यानी वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान को जा रहे हैं विभाजन के बाद, उनके लिए नागरिकता के बारे में उल्लेख हमारे अनुच्छेद 7 में किया गया है। इस भारत का विभाजन हो गया और वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, है ना, तो उनके बारे में प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 7 में। पर इसमें शर्त यह है कि अगर वह व्यक्ति, ये कहता है कि 1 मार्च 1947, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात अर्थात बाद भारत से पाकिस्तान के लिए जाता है या प्रव्रजन करता है, इस स्थिति में उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। कहता है भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बस शर्त है कि उनके माता पिता का जन्म या उनके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। माता पिता हों, दादा दादी, नाना नानी, जो कुछ भी हो, पूर्वज भारत से संबंधित हों तो उन्हें भी नागरिकता प्रदान की जाएगी, है ना। क्या कहता है? भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों
के बारे में नागरिकता का प्रावधान। क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई जो विदेश में रह रहे वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, इसकी व्याख्या किसमें की गई है? अनुच्छेद 8 में की गई है। जैसे आप विदेश में रह रहे हैं या आपके परिवार वाले विदेश में रह रहे हैं, है ना, अगर वो सोचें कि हमें नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी तो उन्हें अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि उसमें जोड़ा गया था कि माता पिता के आधार पर नागरिकता का प्रावधान जो किया गया था दोस्तों, ये 92 में जोड़ा गया था, 1992। अगर उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं या भारत में जन्मे हैं तो इस आधार पर भी उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अनुच्छेद जो 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि जैसे आप भारत के नागरिक हैं, यानी नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जाएगा। नागरिकता क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता का अंत किया जाता है। तो ऐसा अनुच्छेद क्या है? हमारा 9 संविधान का आर्टिकल 9 कहता है कि नागरिकता का अंत। क्या कहता है अनुच्छेद 9? नागरिकता का अंत। देखिएगा, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? नागरिकता का अंतर। नागरिकता का अंत। दोस्तों, नागरिकता का अंतर 3 प्रकार से बताया गया है हमारे संविधान में। क्या कहता है? कि वह व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दे, है ना, नागरिकता का स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग। कोई व्यक्ति, जैसे आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दें तब भारत के आप नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर तुम्हारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपको इंडिया की नागरिकता से आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। जो इंडिया की नागरिकता है आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। और जो हमारा तीसरा पॉइंट कहता है, अब इंडिया के नागरिक हैं लेकिन भारत की एकता अखंडता को ठेस पहुंचाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी कटाक्ष करते हैं, तब भी आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या? अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता अखंडता को हानि पहुंचाता है तो इस स्थिति में उसकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी। तो नागरिकता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 3 में किया गया है। 3 कसौटियों के आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता से हटा दिया जाएगा। जैसे स्वेच्छा से वह व्यक्ति नागरिकता त्याग दे, कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, और जो तीसरा पॉइंट कहता है अगर वह व्यक्ति उस व्यक्ति से भारत की एकता अखंडता को खतरा होने का वो है तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है दोस्तों कि जो हमारी संसद है, संसद को भारत के नागरिकों पर कानून बनाने की शक्ति है ना,
तो अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद कोई ऐसा कानून या विधि नहीं बनाएगी जिससे भारत के रहने वाले नागरिकों की नागरिकता का हनन हो। क्या कहते कि संसद इसमें अनुच्छेद 10 संसद की शक्तियों को सीमित करता है, किसी नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित। यहाँ से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या कहा है कि आर्टिकल 10 नागरिकता से संबंधित संसद की शक्तियों को सीमित करता है। वो स्पष्ट करता है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे नागरिकता के अधिकारों का हनन हो। यहाँ रहने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी जो नागरिकता के अधिकार हैं उनका हनन हो। किस में कहा गया है? 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकों पर नागरिकता के बारे में संसद को विधि बनाने की शक्ति, यानी नागरिकता के बारे में क्या कहता है? नागरिकता पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि जो नागरिकता के आधार पर संसद चाहे तो वह और विधि भी बना सकती है, अर्थात नागरिकता के बारे में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास है। अब देखना दोस्तों, अनुच्छेद 11 का उपयोग कर भारत की संसद ने विधि बनाई, है ना? क्या बनाई? एक कानून बनाया। किसके तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित संसद कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। संसद ने बनाया, क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955। क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955। यह नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि भारत में नागरिकों को नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उनका आधार क्या होगा? 5 प्रकार से उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी, है ना? वो कौन कौन से हैं दोस्तों? देखना, 5 प्रकार से। अच्छा, नागरिकता उन्हें कितने प्रकार से प्रदान की जाएगी? 5 प्रकार से। उन्हें 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहले तो कहता है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। तो दूसरा कहता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा कहता है देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। जो चौथा कहता है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। और जो 5वां कहता है भू अर्जन के आधार पर, भू अर्जन के आधार पर। यानी जो हमारा भारत नागरिकता अधिनियम 1955 है वो, हाँ, भारत नागरिकता अधिनियम 1955, यह 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर,
पंजीकरण के आधार पर और भू अर्जन के आधार पर। हम इन्हीं को थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे, है ना, कि जन्म के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी। तो यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा है, कब के बाद, 26 जनवरी 1950, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होता है तो वह जन्म के साथ ही भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हुआ है कि अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति विदेश से भारत में आया, अगर उनका जन्म, अगर उनके बच्चों का जन्म भारत में, क्या हम उन्हें भी भारत का नागरिक मानेंगे। तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कोई विदेशी दूतावास है ना, अमेरिका का यह दूतावास कहाँ है, भारत में है, और उनका कोई राजनयिक जो विदेशी राजदूत, राजनीतिक दूत बोलते हैं, वो भारत में रह रहे हैं, है ना, राजनयिक तौर से। अगर उनके बच्चों का जन्म भारत में होता है तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात जिसने कहा, क्या कहा, कि विदेशी राजनयिक, विदेशी नायकों के बच्चों का जन्म। और दूसरी बात कहता है कि जैसे भारत ने किसी विदेशी क्षेत्र पर, भारत का भूभाग है उस पर किसी बाह्य शक्ति का अधिकार है, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर, जो अपन उससे भारतीय बोलते हैं, लेकिन उस पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है ना। तो ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भारत का ऐसा भूभाग जिन पर विदेशी शक्ति का अधिकार है, यानी अपने दुश्मनी राज्यों का अधिकार है, ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को भी हम अपना नागरिक नहीं मानेंगे। ये दो अपवाद हैं। फिर कहता है दूसरा जो है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता से क्या तात्पर्य है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में होता है ना, अगर उस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत के नागरिक रहे हैं, तब भी उस व्यक्ति को देशी वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे किसी बच्चे का, आप भारत के नागरिक हैं, आपके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, विदेश में हुआ, तब भी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, है ना, देशीकरण के आधार पर। ये थोड़ी समझने योग्य बात है कि देशीकरण के देशीकरण के आधार पर नागरिकता, क्योंकि जो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून आया वो इसी देशीकरण के आधार पर है। क्या कहता है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी भारतीय व्यक्ति नागरिक विदेश में रह रहा है और वह भारत की नागरिकता चाहता है, तब उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी देशीकरण के आधार पर। अगर वो भारत का व्यक्ति हो, विदेश में रह रहा है और भारत की नागरिकता चाहता है, तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। बस शर्त बताई कि उसे 11 साल तक भारत में रहना होगा। कितने साल तक, 11 साल तक रहना होगा भारत में। अगर वह 11 साल तक भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, अगर सरकार जो उचित समझे उन कसौटियों के आधार पर, है ना। इसमें यह भी लिखा था कि अगर सरकार उचित समझे तो उन्हें वंश के आधार पर कि उनके पूर्वज कहाँ से थे, भारत से संबंधित थे, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, किंतु उन्हें 11 वर्ष तक स्थायी तौर पर भारत में निवास करना होगा। अब दोस्तों जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, क्या
2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम कितना है 2019। 2019 में क्या संशोधन किया गया? 2019 में इसमें यह संशोधन किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक जो भारत में आना चाहते हैं उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जो 11 साल था, है ना, वो इसमें ये भी प्रावधान किया गया, अगर वो व्यक्ति 5 साल से भारत में स्थायी तौर से निवास कर रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अर्थात इन 3 देशों से आने वाले व्यक्तियों के लिए अब 11 साल नहीं, कितने साल? 5 साल। इन 3 देशों के लिए कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगर जो इनकी जो अल्पसंख्यक है, इन अल्पसंख्यकों में कौन कौन से था? हिंदू, जैन, बुद्ध, फारसी और सिख। कौन कौन से थे? हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, फारसी। क्या? फारसी। दोस्तों, इन 5 समुदायों को, इन 5 समुदाय के व्यक्तियों को अगर ये 5 साल से स्थायी रूप में भारत में निवास कर रहे हैं तो इन्हें भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। दोस्तों, इन्हें इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, तो उनने इन समुदायों की जगह अल्पसंख्यक शब्द का यूज किया कि अगर इन देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अगर कोई अल्पसंख्यक भारत में 5 साल से स्थायी तौर पर निवास कर रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगर वह व्यक्ति, क्या बताया, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, अगर वह व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से स्थायी रूप में से भारत में निवास कर रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। किसने बताया? यह देशीकरण के आधार पर, है ना। जो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था वो बस इतना ही सा था। कितना विवाद मचा इस संविधान पे कि अब क्या बताएं। इसका परिणाम भारत अब तक झेल रहा है, ऐसा लोग बात कहते हैं, है ना। पंजीकरण के आधार पर दोस्तों, अगर आप विदेश के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो आप एक पंजीकरण के आधार पर एक पंजीकरण कीजिए सरकार के द्वारा। सरकार से कहिए हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो पंजीकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि उसे 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक स्थायी तौर से भारत में निवास करना होगा। अगर आप पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता अर्जित करना चाहते हैं तो आपको 7 साल तक भारत में स्थायी तौर पर निवास करना होगा, एक वफादार के तौर पर भारत में निवास करना होगा। और जो 5वां और लास्ट है भू अर्जन के आधार पर। जैसे भारत ने किसी देश से कुछ क्षेत्र अपने में शामिल कर लिया, है ना। जैसे उदाहरण की बात करें, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, अगर इसे भारत ले लेता है ना, तो वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं उन्हें नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, इसका वर्णन किसका किया गया है कि भू अर्जन के आधार पर नागरिकता। अगर भारत का किसी क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को, उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी उसका वर्णन
भू अर्जन के आधार पर नागरिकता ऐसे प्रदान की जाएगी, वो संसद बना सकती है ना। तो ये था हमारा जो नागरिकता से संबंधित जो भी सब फैक्ट थे अपने वो देखिए, कोई संसद ने क्या कानून बनाया है ना, संविधान में क्या प्रावधान किया गया, इन सब चीज़ों को हमने विस्तार से आज समझा है। नमस्कार।